हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो दोस्तों चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं और हम लोग आज जो 32 प्रकार की जनजातियां झारखंड में पाई जाती है उनमें से जो आदिम जनजातियां हैं, जो 8 है कुल, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने असुर के बारे में पढ़ लिया था, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरिया पहाड़िया के बारे में। ठीक है, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों ही पढ़ लेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, झारखंड की आदिम जनजातियां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, झारखंड की आदिम जनजातियां, जो कि कितनी है, 8 है। ठीक है, 32 प्रकार की जनजातियों के अंतर्गत ही ये आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सौरिया पहाड़िया को, जिसे हम लोग मलेर भी कहा जाता है। ठीक है, सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है इन्हें मलेर भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहाड़िया जनजाति की 2 पार्ट है। ठीक है, 2 भाग है, एक है सौरिया पहाड़िया और एक है माल पहाड़िया। माल पहाड़िया, तो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया पहाड़िया जनजाति की ही 2 पार्ट है। ठीक है, 2 भाग है और ये मेनली कहाँ पाई जाती हैं, झारखंड में। तो झारखंड का जो नक्शा है वो चतुर्भुजाकार है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ ये इस वाले जो क्षेत्र है इसे हम लोग संथाल परगना के नाम से जानते हैं। ठीक है, संथाल परगना, और इसे हम लोग राजमहल भी कहते हैं। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे राजमहल भी कहते हैं। तो ये जो जनजातियां हैं मेनली इसी जगह पे झारखंड में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी छिटपुट रूप से ये रांची और इधर हजारीबाग वाले क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम लोग बात करें जो जितनी भी जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं झारखंड में, उनमें से अगर हम प्रतिशत की बात करें तो ये 0.53% ही ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छे से इसको समझते चलिएगा। कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा भी बता दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को सहूलियत हो समझने में। ठीक है, और ये प्रजाति की दृष्टि से किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा माल्टो है या फिर माल्टो भी जिसको कहते हैं, और ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ये भाषा आती है, माल्टो भाषा। ठीक है, और ये जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। ठीक है, मैंने बता ही दिया कि ये पहाड़िया जनजातियां हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं, और ये जहां निवास करती हैं उस जगह को अड्डा या फिर अद्दा भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से अड्डा या फिर अद्दा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इनका समाज कैसा है, तो इनका समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है, और इनमें युवा गृह जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और ये इनके जो युवा गृह है उसे कोड़वा कहा जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इनके युवा गृह को कोड़वा कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था संथाल के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है, उराव के युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो घुमकुड़िया कहा जाता है। उसी तरह से जो सौरिया पहाड़िया जनजाति है इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो कोड़वा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि 1-2 तो संख्या में है नहीं, आपको पूरा का पूरा 32 जनजातियों के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए 1-1, 2-2 क्लास इस तरह से आते जाएगा ताकि समझने में भी आसानी हो और याद भी रह जाए। इनके युवा गृह को क्या कहते हैं, कोड़वा कहते हैं। देखिए, इनके युवा गृह में कोड़वा में 2 भाग होता है। ठीक है, एक होता है मर्समक और एक होता है पेलमक। ठीक है, जो मर्समक कोड़वा है, मर्समक कोड़वा है ये पुरुषों की युवा गृह है। ठीक है, और जो पेलमक कोड़वा है ये महिलाओं की युवा गृह है। चलिए, तो देखिए, सिर्फ कोड़वा याद नहीं रखना, कोड़वा के साथ साथ आपको मर्समक और पेलमक भी याद रखना। ठीक है, मर्समक किनका युवा गृह है, तो पुरुषों का, और पेलमक किनका है, तो महिलाओं का युवा गृह है। ठीक है, और देखिए इनमें विवाह का जो है प्रचलन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जनजातियों में जो विवाह का प्रचलन होता है उनमें वधु मूल्य का प्रचलन होता है। ठीक है, वधु मूल्य क्या होता है कि शादी के समय लड़के वाले को लड़की वाले के घर परिवार को कुछ एक समझिए कि एक उपहार स्वरूप या फिर कुछ पैसा और कुछ समाज के कुछ सामान जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो उसे वधु मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो इनके में भी वधु मूल्य चलता है। ठीक है, और इनके वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो हम लोग पोन कहते हैं। ठीक है, पोन और भी किसी जनजाति का है तो उसे आप लोग बताइएगा, वीडियो देखेंगे तो याद होगा किस जनजाति में और वधु मूल्य को पोन कहा जाता है। ठीक है, और इनमें जो शादी की जो रस्में जो पूरा करवाता है, ठीक है, जो शादी विवाह की जो रस्में जो पूरा करवाता है उन्हें वेद सीढ़ू कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वेद सीढ़ू कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बुक में तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो हम उसमें से कुछ पॉइंट ही छाट करके बता रहे हैं ताकि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट VVI
आप लोग से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, तो ये सौरिया पहाड़िया जनजाति, इनमें गोत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इनके हम लोग सामाजिक जीवन को देखते हैं। ठीक है, इनका जो समाज होता है, देखिए इनके जो गांव का जो मुखिया होता है या फिर पुजारी जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो मांझी कहते हैं। ठीक है, गांव के पुजारी या फिर मुखिया को क्या कहा जाता है, तो मांझी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद प्रमुख अधिकारी जो है उन्हें सियनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सियनार कहा जाता है। ठीक है, और संदेश वाहक का जो कार्य करते हैं उनको भंडारी कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह से गिरी और कोतवार भी 2 अलग अलग पद होते हैं। ठीक है, अब चलिए इनके पर्व त्यौहार को देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्व त्यौहार इनमें मनाया जाता है। देखिए इनके जो पर्व त्यौहार होते हैं उनमें पूर्वजों की ये पूजा करते हैं। ठीक है, पूर्वज पूजा का विशेष महत्व इनके समाज में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो त्यौहार होता है वो मेनली क्या होता है, फसलों पर आधारित होता है। ठीक है, जिसे ये आड़या के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, इनके त्यौहार जो होता है वो फसलों पर आधारित होता है। ठीक है, जब फसल की कटाई होती है, जब फसल की बुआई होती है, उस वक्त ये त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, तो जो ये फसलों पर आधारित जो त्यौहार होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आड़या कहते हैं। ठीक है, आड़या या फिर अड़या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें 3-4 तरह के हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है गांगी अड़या। ठीक है, और ये भादो महीना में जब फसल जो रोपाई होता है या फिर कटाई होता है तो उस माह में जब ये पर्व मनाते हैं उसे गांगी अड़िया कहा जाता है। ठीक, ओसरा अड़िया क्या था, तो ये कार्तिक माह में, ठीक है, कार्तिक माह या फिर कार्तिक माह भी बोला जाता है। ठीक है, उस माह में जो त्यौहार मनाते हैं उसे ये ओसरा अड़िया कहते हैं। और पूनू अड़िया होता है पूस माह में। ठीक है, पूस के महीने में जो त्यौहार मनाते हैं उसे ये पूनू अड़िया कहते हैं। ठीक है, और सालियानी क्या होता है, जो माघ या चैत्र माह में, माघ या चैत्र माह में जो त्यौहार ये मनाते हैं उसे सालियानी पूजा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखिए ये जनजातियाँ क्या हैं कि पहाड़ों पर निवास करती हैं। ठीक है, पहाड़िया जनजातियाँ हैं ये, तो ये क्या करती हैं, इनके द्वारा जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है, मतलब एक जगह पे कृषि किए फिर उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर जाकर कृषि कर रहे, इसे हम लोग झूम कृषि के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस जनजाति में इस झूम कृषि को कुरवा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे पूछ सकता है कि कुरवा क्या है, तो आप झूम कृषि का एक प्रकार है जो सौरिया पहाड़िया जनजातियों के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे नोट करके एक बात लिखा हुआ है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी जो कि एक जनजातियों पे रिसर्चर हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार ही क्या है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है वो कुरवा कृषि करती है। ठीक है, और जब ये पहाड़ी ढालों पर कृषि या फिर जोत का जो कार्य करती हैं, जो पहाड़ों के ढाल होते हैं उनमें जोत या फिर कृषि का जो कार्य करती है उसे भीठा या फिर धामी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रख लेंगे, भीठा या फिर धामी कहा जाता है। अब चलिए इनके प्रमुख देवी देवता को देख लेते हैं। ठीक है, इनके जो सबसे प्रमुख देवता है वो है लेहू गोसाई। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि उराव जनजातियों का जो सबसे प्रमुख देवता है वो है धर्मेश, उसी तरह से इनके जो प्रमुख देवता है ये हैं लेहू गोसाई। ठीक है, उसी तरह से देखिए इनमें और भी बहुत सारे गोसाई का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, बेरू गोसाई, बिल्प गोसाई, पो गोसाई, काल गोसाई, दारमेर गोसाई या फिर जरमात्रे गोसाई। तो चलिए देख लेते हैं ये किन किन चीज़ों के ये देवता हैं। ठीक है, यहाँ पे बेरू गोसाई लिखे गए हैं, ये सूर्य के देवता हैं। बिल्प गोसाई लिखा गया है, ये चांद के देवता हैं। काल देवता काल के गोसाई हैं। ठीक है, काल देवता है, काल गोसाई। जरमात्रे गोसाई जो लिखा गया ये जन्म के देवता हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पो गोसाई जो है ये राजमार्ग देवता हैं, और दारमेर जो गोसाई लिखा गया ये सत्य देवता हैं। देखिए जब हम लोग और भी जो जनजातियों के बारे में पढ़े थे उनमें हम लोग गोंगा वर्ड को देखे थे। ठीक है, जिसका अर्थ होता था देवता, और हम लोग यहाँ पे एक वर्ड देख रहे जो है गोसाई। ठीक है, गोसाई का भी अर्थ क्या हो गया, देवता। तो इनके अलग अलग देवता, जैसे बेरू गोसाई के देवता है तो सूर्य के देवता, बिल्प गोसाई चांद के देवता, काल गोसाई काल देवता, जरमात्रे गोसाई जन्म देवता, पो गोसाई जो है राजमार्ग देवता, और दारमेर गोसाई क्या है, सत्य के देवता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनके एक देवता है जो है शिकार के देवता। देखिए जो जनजातियां हैं ये कृषि कार्य तो अब करने लगी हैं, लेकिन इनका जो सबसे प्राचीन जो पेशा था वो क्या था, मेनली शिकार करना। ठीक है, तो इनके जो शिकार के देवता है उन्हें ये ओटगा कहते हैं। ठीक है, ओटगा, ये ट लिखा हुआ है, ओटगा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि
कांदो मांझी। कांदो मांझी क्या है? जो धार्मिक कार्यों का संपादन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो धार्मिक कार्यों का संपादन करते हैं उन्हें ये कांदो मांझी कहते हैं। और इनके जो सहायक होते हैं, उन्हें ये कोतवाल या फिर चावले कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब आगे माल पहाड़िया के बारे में। ठीक है, माल पहाड़िया जनजाति जो है ये भी संथाल परगना में ही पाई जाती है। ठीक है, संथाल परगना जो पहाड़ी क्षेत्र है उसी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा कि ये साहेबगंज में नहीं पाई जाती है। ठीक है, साहेबगंज आप लोगों को पता होगा कि ये भी संथाल परगना के अंतर्गत आती है। तो साहेबगंज को छोड़कर बाद बाकी जो एरिया संथाल परगना के बच जाते हैं, जैसे गोड्डा, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, इन सभी जगहों पर ये पाई जाती है। ठीक है, और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मालतो है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और इनकी भी समाज कैसी है? पितृसत्तात्मक है। देखिए ये इनके भी जो अधिकतर चीज़ें हैं वो सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया के इनके एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं। कुछ कुछ चीज़ें में अंतर देखा जाता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, इनमें भी क्या है? गोत्र नहीं पाया जाता। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में भी गोत्र नहीं पाया जाता है, तो उसी तरह से माल पहाड़िया जो जनजाति है इनमें भी गोत्र नहीं पाया जाता है। और इनमें जो विवाह है, देखिए इनमें अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन देखा जाता है। एक विवाह का प्रचलन है, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन है। उसी तरह से जो सौरिया पहाड़िया जनजाति हैं उनमें क्या था कि एक विवाह, बहु विवाह, इन सभी का प्रचलन था। ठीक है, इनमें जो वधु मूल्य है उससे पौन या फिर बंदी कहा जाता है। ठीक है, और इनमें वधु मूल्य के रूप में सुवर देने की प्रथा है। देखिए यहाँ पे अंतर आ गया। ठीक है, अभी हम लोग सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में देखें तो उनमें कुछ उस तरह से बताया नहीं गया है कि क्या देते हैं वधु मूल्य में, लेकिन ये जो माल पहाड़िया जनजाति है इनमें सुवर देने की प्रथा है। ठीक है, वधु मूल्य के रूप में सुवर देने की प्रथा है। और इनमें एक चीज़ था कि जैसे कि उनमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके जो अगुआ जो होते हैं, उनके जो विवाह कार्य जो करवाते हैं उन्हें वेद सीढ़ू कहते हैं। उसी तरह से इसमें क्या है कि इनमें जो अगुआ या फिर जो शादी के लिए जो रिश्ते का जो आगे बात चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सीथू या फिर सीथूदार कहते हैं। ठीक है, सीथू या फिर सीथूदार कहते हैं। ठीक है, और नोट करके यहाँ पे एक बात लिख लीजिएगा आप लोग कि इनमें जो विवाह का जो जितना भी खर्च होता है, विवाह के समय शादी के समय जितना भी खर्च होता है वो वर पक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब लड़के वाले की तरफ से सभी खर्च को किया जाता है। ठीक है, और इनमें जो पेशा क्या है, इनका मुख्य पेशा वो इनका भी वही है सेम, झूम कृषि, जो कि जिसे कुरवा इसमें भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये कुरवा वर्ड बार बार आ रहा है तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही झूम कृषि भी कहते हैं, इसी को कुरवा भी कहते हैं। ठीक है, झूम कृषि को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे झूम कृषि अभी भी किया जाता है। ठीक है, और इनमें भूमि के कई प्रकार पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला सेम भूमि, जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होती है इनकी। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को ये सेम भूमि कहते हैं। टिकुर भूमि का मतलब हो गया जो सबसे कम उपजाऊ होती है। ठीक है, सबसे कम उपजाऊ। और डेम भूमि क्या होता है कि सेम और टिकुर के बीच की भूमि होती है। ठीक है, बीच की भूमि आप लोग इसे याद रख सकते हैं। बीच की भूमि कहने का मतलब हो गया सेम और टिकुर के बीच की भूमि। ठीक है, जो मतलब कि ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है और कम उपजाऊ भी नहीं है, ठीक ठाक है। बाड़ी भूमि का अर्थ हो गया जहाँ पे सब्जी का उत्पादन होता है। ठीक है, सब्जी का उत्पादन होता है उसे बाड़ी भूमि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और सेम का अर्थ होता है, यहाँ पे सेम का अर्थ आप लोग समझ जाइएगा, सेम का अर्थ होता है उपजाऊ। ठीक है, उससे भी याद रह जाएगा कि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को ही सेम भूमि कहते हैं। सेम का अर्थ होता है उपजाऊ। ठीक है, अब चलिए इनके देवी देवता को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इनके जो देवी देवता है वो है वसुमती या फिर वीरू गोसाई। ठीक है, वीरू गोसाई तो अभी हम लोग देख लिए थे किसे कहा गया था, तो सूर्य के देवता को ही कहा गया था। ठीक है, सूर्य के देवता को ही क्या कहा गया था? वीरू गोसाई, लेकिन इसमें वसुमती के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये धरती गोसाई मतलब धरती का भी पूजा करते हैं, पूर्वजों की पूजा करते हैं। ठीक है, और गांव का जो पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं? तो देहरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इनमें जो अलग अलग तरह के जो पुजारी होते हैं, जो गाँव के जो पूजा पाठ करवाते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जबकि काम इनका लगभग सभी का एक जैसा ही होता है। ठीक है, और इनमें पर्व त्यौहार जो होता है, जिस तरह से देखें तो हम लोग की जो सौरिया पहाड़िया जनजाति है उनमें जो अधिकतर जो पर्व त्यौहार था वो फसलों से रिलेटेड था। ठीक है, फसल का कटने का, लगने का टाइम पे ये सभी तरह से रिलेटेड था। तो उसी तरह से इनका भी जो पर्व त्यौहार है वो भी, इनका जो त्यौहार है वो फसल से ही रिलेटेड है। तो इसमें भी जो अड़िया त्यौहार होता है वो मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसमें माघी पूजा, जो माघ के महीने में नवाखानी
त्यौहार, जो नया फसल का जब उत्पादन होता है तो उसको जो चखते हैं, उसका जब पहला जो अन्न जो वो ग्रहण करते हैं उसे नवाखानी त्यौहार कहते हैं। ठीक है, फागु त्यौहार तो आप लोग जान ही रहे होंगे, होली का त्यौहार और कर्मा त्यौहार। ठीक है, चलिए दोस्तों तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नोट करके कुछ बात लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो है सौरिया पहाड़िया जनजाति, जो माल पहाड़िया जनजाति है, इनमें जो जनजातियों पे जो रिसर्चर हैं उनका अलग अलग मत दिया गया है। ठीक है, कि किन्हीं का कहना है कि ये प्रोटोस्टलाइन में है, तो किन्हीं का कहना है कि ये द्रविड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए रसेल और हीरा लाल के अनुसार क्या है कि ये जो माल पहाड़िया जनजातियाँ हैं ये सकरा जनजाति के वंशज इनको ये मानते हैं। सकरा जनजाति का वंशज किनको मानते हैं? ये माल पहाड़िया जनजाति को। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सकरा जनजाति का वंशज किसे माना जाता है? तो माल पहाड़िया को। ठीक है, इसी तरह से इस जनजाति का संबंध जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से माना जाता है, लेकिन रिजले के अनुसार क्या है, ये द्रविड़ समूह के माने गए हैं। ठीक है, द्रविड़ जो भाषा परिवार है। ठीक है, और बुचाचन हैमिल्टन के अनुसार, बुचाचन हैमिल्टन का मानना था कि ये जो माल पहाड़िया जनजाति है ये मलेर जनजाति के अंतर्गत आती है। ठीक है, मलेर जनजाति से इनका संबंध माना जाता है। और मैंने अभी आप लोगों को जो सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में बताया था उसमें भी आप लोगों को बताया था कि सौरिया पहाड़िया जनजाति को मलेर भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छा भी लगा होगा क्लास देखकर। ठीक है, अभी से ही कंटिन्यू पढ़ते जाइए, धीरे धीरे करके टॉपिक तो लंबा है लेकिन कंप्लीट हो जाएगा।